जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। जिन दरख्तों की छाँव में से उठा दिया था मुसाफिरों को, जिन दरख्तों की छाँव में से उठा दिया था मुसाफिरों को, उन्हीं दरख्तों में अगले मौसम जब फल निकले तो लोग समझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ASM classes. This is Adil Sayaf and in this video we are going to start a new component, and in this video we will discuss the class 10th economy unit first, that is understanding J and K economy. ये जो हमारा वीडियो रहने वाला है, लेंथी रहने वाला है। हम इस वीडियो में हर कोई पॉइंट, हर कोई टॉपिक जो भी आपकी NCERT में दिया है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, दिस विल बी आवर लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। अब अगर हम इसकी बात करेंगे, हमें यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। These are the topics that we are going to study in our lectures. So we will start with the contribution of major sectors in the GDP. In the meantime, we will try to know what is economics, what is economy, how GDP is affecting the economy of any country or any nation, and what is GDP. GDP का पैसा हमारा कहां से आता है। And accordingly we will discuss the primary sector, secondary sector, tertiary sector। इन तीनों सेक्टर्स की क्या इम्पोर्टेंस है। मेन जो हमारा 90% ऑफ सिलेबस है अंडरस्टैंडिंग ऑफ J&K इकोनॉमी में, दैट इज we will study these three sectors, primary, secondary and tertiary। और इन तीनों सेक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड इन द एंड वी विल कंक्लूड विद द हर्डल्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एज वी नो, द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज नॉट वेरी मच डेवलप्ड अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है। अदर सेक्टर्स that is we have the secondary sector and जो हमारे पास यहाँ पे tertiary sector है, they have not flourished very much। और ऐसा क्यों हो रहा है, यही सब कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा हम यहाँ पे कौन सी चीजें और क्या क्या हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखते हैं हमने आपके लिए यहाँ पे क्या लाया है। देयर वी गो। गिव अ सेकंड। हाँ, यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा फर्स्ट पेज है, यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। ये छोड़िए, पहले आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए, उसके बाद आपको आई गारंटी एक तो आपको चैप्टर पूरा समझ आएगा, और दूसरा जो मैं आपको बातें बताऊंगा यू विल रिमेंबर देम फॉर एंड और गारंटी के साथ। बस 2 मिनट मुझे दीजिए। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स दोनों सेम है, बट दे आर नॉट सेम एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। समझ आया? अब देखिए, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, याद रखेंगे इकोनॉमिक्स हमारा 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। द फर्स्ट इज ओइकस एंड सेकंड इज नॉमस। और जब मैं इन दोनों वर्ड्स को देखता हूं, ग्रीक वर्ड है, ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड and normus means management. Economics is derived from 2 Greek words, oikos and normus। oikos का मतलब होता है household and normus का मतलब होता है management। और जब मैं इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करता हूं, economics become
becomes the management of household. लिटरल डेफिनेशन आज से अगर आपको कोई भी पूछेगा उसको बताना, आदर सर ने बताया है इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल एग्जांपल, हमारे जो घर के हेड होते हैं, यूजुअली हमारे पापा होते हैं, हाउ ही इज मैनेजिंग हिज हाउस इज प्योर इकोनॉमिक्स। दो चीजें यहां पे देखी जा सकती है। एक वो देखता है कि मेरा पैसा कहां से आएगा, कौन से रिसोर्सेज है, किसी के पास एप्पल ऑर्चर्ड है, किसी के पास कोई बिजनेस है, किसी के पास कोई गवर्नमेंट जॉब है, और वो पैसा कैसे वो खर्च करेगा। पहले बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, उसके बाद एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, गाड़ियां, फोन, हर कोई चीज जो अपने बच्चे के लिए या अपनी फैमिली के लिए कर सकता है। दैट इज इकोनॉमिक्स, सिंपली मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। एंड एट द नेशनल लेवल, निर्मला सीतारमण का नाम सुना होगा, बजट हर साल पेश होता है। बजट में भी यही बताया जाता है कि हमें अपनी हाउस होल्ड, हमें अपनी इकोनॉमी को कैसे चलाना है। दैट इज इकोनॉमिक्स। डिजिटल डेफिनेशन समझ आया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देखिए देर जो हमारे इकोनॉमिक्स बोर्ड में ज्यादा जगह नहीं है, आप देखिए। देन उसके बाद इकोनॉमिक्स डील्स विद ये किसके साथ डील करता है? प्रोडक्शन के साथ डील करता है। इट डील्स विद द कंजप्शन एंड इट डील्स विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट मीन्स इकोनॉमी में ये देखा जा रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कैसे किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, और ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। दीज आर कॉल्ड एज, इनको इकोनॉमिक्स में क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनको बोला जाता है। समझ रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। ठीक है, ये समझ आया। इकोनॉमिक डील्स कैसे प्रोडक्शन हो रही है, कैसे कंजप्शन हो रहा है, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स। अब क्या था हमारे पास? नाउ वी आर लेफ्ट विद द इकोनॉमी। अब सोच के मुझे बताओ, ये जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्या ये किसी हवा में हो रही है, स्पेस में, या किसी जगह में हो रही है? ऑब्वियसली दिस इज द थिंग, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, these are held in a particular place, these are held in a particular region, in a particular district, in a particular state, in a particular country। और जहां पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है उसको बोला जाता है इकोनॉमी। दैट मीन्स जो हमारा इकोनॉमी है, इकोनॉमी इज ए ज्योग्राफिक वर्ड। इकोनॉमी हमें ये बता रहा है कि कहां पे प्रोडक्शन हो रही है। इकोनॉमिक्स बता रहा है क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, कंजप्शन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब कहां पे एरिया की बात की जा रही है, इसीलिए अगर तो मैंने यहाँ पे पहला लिखा था, देखिए हमारी हेडिंग जे जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्यों नहीं लिखा है? समझ आई बात? इकोनॉमी क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पे रीजन की बात की जा रही है, यहाँ पे स्टेट की बात की जा रही है। आपने देखा होगा, अपनी नोटबुक खोल के दिखाओ, इंटरनेट खोल के दिखाओ, आपने पढ़ा होगा इंडियन इकोनॉमी। एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, आई एम श्योर 100% हर किसी जगह पे इंडियन इकोनॉमी लिखा है, इकोनॉमिक्स क्यों नहीं लिखा गया है? अब बताओ मुझे। अब आपको आएगा ना, 100% आपको आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात की जा रही है। इकोनॉमिक्स अलग है, इकोनॉमी अलग है। ये दो समझ आए? देन थोड़ा सा आपको समझ आएगा होगा इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। उसके बाद अगर हमें अपनी कंट्री की ग्रोथ रेट मेजर करनी होगी, अब हमें ये बताना है कि चलो हमने तो प्रोडक्शन किया, हमने कंजप्शन भी किया, हमने ट्रांसपोर्टेशन भी किया, लेकिन क्या हमारी कंट्री
एक्चुअल में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? क्या हम तो पीछे तो नहीं जा रहे हैं, या हम आगे कितना जा रहे हैं और हमें कहां कैसे बेटर परफॉर्म करना होगा, वो हमें किस चीज से पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ जीडीपी। जीडीपी आपको ये बताता है कि आपकी कंट्री की परफॉर्मेंस कैसी है। जीडीपी क्या बताता है? हमारी जो कंट्री है, कंट्री की परफॉर्मेंस कैसी है, प्राइमरी सेक्टर कैसा काम कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर कैसा काम कर रहा है, और टेरिशरी सेक्टर कैसे काम कर रहा है। ये हमारा जीडीपी हमें बताता है। जीडीपी हमें होगा कि कौन सी कंट्री आगे है, अमेरिका फार डेवलप्ड कंट्री ऑफ इंडिया, ये ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ जीडीपी। नाउ ए क्वेश्चन, ये समझ आया? अगर मैं आपको ये बताऊं, टेक ए पॉज एंड आंसर दिस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सही क्या होगा। अगर ये बताऊं जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री की जो वैल्यू है वो 1 रुपया है। कंसिडर वी आर 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उस 4 ट्रिलियन को हम कंसिडर करेंगे, हमारी कंट्री का जो वैल्यू है वो टोटल 1 रुपया है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये 1 रुपया कहां से आता है? पास करके मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरे बताने से पहले ये 1 रुपया कहां से आता है? बताया आपने, आप देखिए कहां से आता है। आधा पैसा प्राइमरी सेक्टर से आता है, आधा पैसा सेकेंडरी सेक्टर से आता है, और आधा पैसा टेरिशरी सेक्टर से आता है। अब कितना आता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एक्यूरेट फिगर्स मैंने लिख के रखे हैं। हमने बताया जीडीपी बता रहा है कि इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कैसी है। अब ग्रोथ रेट मतलब पैसा कितना है, पैसा कहां से आएगा? या तो प्राइमरी सेक्टर से आएगा, या तो सेकेंडरी सेक्टर से आएगा, या तो हमारा यहाँ पे टेरिशरी सेक्टर आएगा। इसीलिए अगर आपने पहली स्लाइड देखी होगी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, हमें पूरा यही पढ़ना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिशरी सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, यही सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। आई होप आपको कोर समझ आ गया होगा। व्हाई वी विल स्टडी द प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करके दे रहा है। व्हाई वी आर स्टडी द टेरिशरी सेक्टर, क्योंकि जीडीपी को कंट्रीब्यूट करके दे रहा है। एंड व्हाई सेकेंडरी, दीज आर कंट्रीब्यूटिंग, दीज आर पिलर्स ऑफ इकोनॉमी, इनके बगैर काम ही नहीं चलेगा। चाहे हम स्टेट की बात करें या चाहे हम अपनी यूटी की यहाँ पे बात करें। इतना समझाया आपको, क्या पढ़ना है, आगे बढ़े देखिए। आप उसके बाद पहले मिसाल अदा करते हैं, उसके बाद बताऊंगा आगे हमने क्या लिखा। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, एक सेकंड, अब देखिए ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर का, हमने चैप्टर में क्या पढ़ना है। अब देखते हैं मैंने आपके लिए क्या लिख रखा है। इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। अब मैं बताऊंगा कि ऑलरेडी इन डिटेल मैंने बताया व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। देन उसके बाद यहां पे अगर दूसरी लाइन की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। ये सोशल साइंस है, इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट स्टडीज हाउ पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट चूजेस, जो हमारी बिजनेस है, गवर्नमेंट है, लोग हाउ दे चूज to use limited resources। यहाँ पे किसका यूज हो रहा है? आपकी बुक में लिखा है scarce resources। scarce और limited ये दोनों सेम वर्ड्स है। scarce resources to satisfy our unlimited wants। हमें अपने resources को, ऐसी इकोनॉमिक्स ये बताती है कि आप अपने resources को कैसे यूटिलाइज करोगे। रिसोर्स हमारे पास क्या है? रिसोर्स का सपोज आपके पास इनकम है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये बता सकता है कि मैं 100% मुतमिन है, मेरे पास सब कुछ है। इवन ये बोला जाता है कि जो बादशाह होते थे, इनको भी किसी न किसी चीज की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। अब जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो हमारी रिसोर्सेज है, दीज आर अनलिमिटेड, और इनको जो नीड्स, हमारी ख्वाहिशें बहुत ही ज्यादा है, लेकिन उन ख्वाहिशों को पूरा करना वो हमारे रिसोर्सेज
वो हमारे पास बहुत ही कम है। जिसपे गालिब साहब ने ये बनाया था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकली। कोई शायर ऐसे नहीं बनता है। गालिब साहब के पास रिसोर्सेज कम थे, इसीलिए उसने बताया कि बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी काम निकले। अगर रिसोर्सेज ज्यादा होते उसके सारे अरमान पूरे होते। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक स्टडीज मैनकाइंड्स एक्टिविटी व्हिच आर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन बता रहा है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कैपेबल टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड डिजायर्स। ये ऑलरेडी हमने बताया, इट डील्स विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हो गया हमारा इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है ना। देन उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे, वी हैव दिस, होल्ड अ सेकंड, देन उसके बाद जो हमारा सेकंड स्लाइड है, यहाँ पे वी आर नॉट सीइंग इट हियर, ये जो हमारा यहाँ पे थर्ड स्लाइड है, उसके बाद हम यहाँ जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, ये हमने आगे बढ़ाया है। इकोनॉमी रेफर्स टू द, होल्ड अ सेकंड, यहाँ पे लिख रहा है, इकोनॉमी रेफर्स टू द एक्टिविटीज। इकोनॉमी क्या होता है? अभी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन and distribution of goods and services within a specific geographical region। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे geographical region, एरिया की, जेड की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, कुलगाम इकोनॉमी, अनंतनाग इकोनॉमी, हर कोई पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। For India, this means goods and services produced within a specific geographical area, that is why Indian economy। अब उसके बाद यहाँ important, gross domestic product is the measure of economy। जो मैं अभी आपको बता रहा था, the best measure of economy, अगर हमें economy को measure करना होगा, we use gross domestic product। अब gross domestic product क्या है? It refers to the monetary value, money value of all final goods and services। Let us suppose हमारे पास 100 गुड्स है और hypothetical example, और इन गुड्स की टोटल वैल्यू कितनी है? 10 है। दैट मींस जो हमारी इकोनॉमी की वैल्यू है 1000 है। सिंपल, यू हैव टू कंपेयर द गुड्स एंड सर्विसेज इन मॉनेटरी टर्म्स। बार्टर सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा। 8th क्लास याद है ना? 8th क्लास में आपने बार्टर सिस्टम पढ़ा है। बार्टर सिस्टम में जीडीपी को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड ओनली इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज जीडीपी। क्या होता है जीडीपी? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आपके पास जितने गुड्स एंड सर्विसेज उनका मॉनेटरी वैल्यू निकाला एंड देन जो फिगर निकल के आ गई, दैट फिगर इज सिंपली अवर, वो क्या है? वो हमारे यहाँ पे जीडीपी की फिगर होती है। ठीक है, कौन सी फिगर होती है? वो हमारे यहाँ पे जीडीपी की फिगर होती है। देन उसके बाद ये है, मैंने आपको पहले ही बताया, there are 3 different sectors। अब क्या बताया था मैंने आपको बताया था जीडीपी का पैसा कहां से आता है। अभी बताया मैंने पैसा कहां से आता है। 3 डिफरेंट सेक्टर से हमारा पैसा आता है। एक प्राइमरी सेक्टर, सेकंड सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड वी हैव टर्शियरी सेक्टर। इसलिए हमें पता होना चाहिए पहले प्राइमरी सेक्टर क्या है, तभी हम बाकी चीजों को समझ पाएंगे। हमें पता होना चाहिए सेकेंडरी सेक्टर क्या है, हमें पता होना चाहिए टर्शियरी सेक्टर क्या है। As the word suggests, primary sector it includes the activities that directly use the natural resources। जहां पे आप खेती कर रहे हो, जहां पे आप एप्पल्स को ग्रो कर रहे हो, जहां पे आप माइनिंग कर रहे हो, जहां पे आप सेरिकल्चर कर रहे हो, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज, फ्लोरिकल्चर एक्टिविटीज, दैट इज व्हाई दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर बोला जाता है। तो प्राइमरी, जरा मुझे इसका कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओ, व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर। अब मैं बताऊं क्यों? क्योंकि इट सैटिस्फाइज आवर बेसिक नीड्स। ये क्या करता है? ये हमारी बेसिक नीड्स को यहाँ पे प्राइमरी, इसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, जैसे उसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी है। ठीक है, इन द सेम वे हमारे लिए प्राइमरी सेक्टर
बहुत ही ज्यादा मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे लिए प्राइमरी सेक्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। The primary sector includes the activities that directly use natural resources. अब इसमें मेन एक्टिविटीज कौन कौन सी आ जाती हैं? इसमें हमारा एग्रीकल्चर आएगा, इसमें हमारा हॉर्टिकल्चर आएगा, इसमें हमारा फॉरेस्ट्री आएगा, फिशिंग आएगा, एनिमल हस्बेंड्री आएगा, होल्ड सेकंड, देन वी हैव डेयरी, पोल्ट्री एंड माइनिंग। ये समझ आया? These are the activities allied agriculture. These are the allied activities in agriculture sector. Then contribution to GDP. अब मैंने आपको बताया था 3 सेक्टर्स है। अब यहाँ पे हम प्रॉपर वे में देखेंगे पैसा कहाँ से आ रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करके दे रहा है, ध्यान से देखिए आप। इट कंट्रीब्यूट, अगर 1 रुपया है, 1 रुपया में 16 से लेकर 18 पैसे कहां से आते हैं? ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 50%, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सेकेंडरी सेक्टर ग्रो हो गया, टेरिशरी सेक्टर ग्रो हो गया, और अभी इसका डाउन चल रहा है, ठीक है ना। इसका जो कंट्रीब्यूशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हमारा यहाँ पे डिक्लाइन होता गया। प्राइमरी समझ आए? प्राइमरी सेक्टर दैट डायरेक्टली डील्स विद द नेशनल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे वी हैव दिस सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? प्राइमरी सेक्टर में आपने कोई चीज बनाई, आपने लेट्स सपोज अभी एप्पल सीजन स्टार्ट होने वाला है, हमने एप्पल बनाया, और उसके बाद जो आप जूस पी रहे हो वो कहां से आएगा? दैट विल बी प्रोसेस्ड बाय सेकेंडरी सेक्टर, उसको प्रोसेस करेगा। कौन प्रोसेस करेगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी सेक्टर का काम क्या होता है? इट कन्वर्ट्स द raw material into finished goods। फिनिशियल जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर ये कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को किसमें? फिनिशियल गुड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंपल यहाँ पे हमारे पास कॉटन है, कॉटन से हमने क्या बनाए? कॉटन से हमने क्लोथ्स बनाए। आपके पास शुगर केन है, शुगर केन हमारा कहां से आया? प्राइमरी सेक्टर से। शुगर केन से हमने क्या बनाया? शुगर केन से हमने यहाँ पे शुगर बनाया। हमारे पास हमने आयरन ओर लाया एग्रीकल्चर से, माइनिंग से, आयरन ओर से आपने यहाँ पे क्या बनाया? आयरन एंड स्टील बनाया। अब ये कौन जो हमारे यहाँ पे फाइनल गुड्स है, इसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने का काम किसका है? सेकेंडरी सेक्टर का। सेकेंडरी सेक्टर कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल into finished goods, also known as manufacturing। We are manufacturing, producing goods and industrial। और ये सारा कहाँ पे होता है? ये सारा हमारा इंडस्ट्रियल एरियाज में होता है। मैंने इमेजेस लाके रखी, आगे हर कोई चीज डिटेल में लिखी है मैंने। एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फूड प्रोसेसिंग। आप क्या कर रहे हो? यू आर प्रोसेसिंग योर फूड। अब मुझे बताओ प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करके दे रहा है? 16 to 18। और जो ये वाला सेक्टर है इट इज कंट्रीब्यूटिंग 27 to 30% टू द जीडीपी। अब मैं ये अलग अलग क्यों लिख रहा हूं? सेम वैल्यू क्यों नहीं लिख रहा हूं? एक सेकंड। अब मैं ये वैल्यूज अलग अलग क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? डिफरेंट इवन गवर्नमेंट का भी जो डेटा है 100% को ये नहीं बता सकते कितना है, क्योंकि ये महीनों में चेंज होता है, ये 6 महीने के बाद चेंज होता है। इसलिए हम बोलते हैं इस रेंज में हमारा प्रॉपर यहाँ पे वैल्यू आ जाता है। इतना समझ आया आपको? देन उसके बाद कितना? 27 to 30%। देन उसके बाद वी हैव थर्ड सेक्टर। थर्ड सेक्टर कौन सा है हमारे पास? टेरिशरी सेक्टर। थर्ड सेक्टर वी हैव टेरिशरी सेक्टर। अब टेरिशरी सेक्टर का काम क्या होता है? जो मैं अभी आपके लिए कर रहा हूं, जरा मुझे बताओ मैं अभी आपके लिए क्या कर रहा हूं? आई एम गिविंग यू द सर्विस, मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ये कौन सा सेक्टर है? ये हमारा टेरिशरी सेक्टर है। दैट मींस टेरिशरी सेक्टर इज कॉल्ड एज अ, इसको सर्विस सेक्टर बोला जाता है। देन टेरिशरी सेक्टर प्रोवाइड्स सर्विसेज रादर देन प्रोड्यूसिंग फिजिकल गुड्स। टेरिशरी सेक्टर में गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस नहीं किया। सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर ये वाली मेरी एग्जांपल आपको समझ नहीं आई, मैं आपको बैंक की यहां पे एग्जांपल देता हूं। आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आपने डिपॉजिट भी किया, बैंक से आपने पैसे विथड्रॉ भी किए,
दो फंक्शन, ठीक है, प्राइमरी दो, लैंडिंग एंड बारहों का काम होता है बैंक का। मुझे बताओ, बैंक क्या खुद से पैसा छापता है? नहीं, पैसा कहां से आता? आरबीआई से। डिफरेंट जो उसके लोग हैं वहां पे आरबीआई खुद प्रिंट करता है। बैंक जस्ट गिविंग यू द सर्विस। मैं कुलगाम में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है ना, मेरे साथ मेरा फ्रेंड बैठा है। अब हम कैसे आए? वी आर हियर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसने कोई चीज वहां पे ये कन्वर्ट नहीं किया, उसने कोई चीज नई नहीं बनाई, ही जस्ट प्रोवाइडेड अस द सर्विसेज, आल्सो कॉल्ड एज सर्विस। अब इसमें क्या आ जाता है? हमारा बैंकिंग आ जाता है, इसमें हमारा इंश्योरेंस आ जाता है, इसमें हमारा एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, होटल, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। हर साल आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, टूरिज्म क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हमारा बॉस पूछता है, देखिए वो हर साल, और इसको हम बड़े ही अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द इकोनॉमी, अबाउट द चैप्टर। अब मैंने पहले आपको ये क्यों बताया? क्योंकि ये समझाना जरूरी था। बहुत सारे ऐसी जगह मैं बहुत सारी जगह में पढ़ाने जाता हूँ, बच्चों को अक्सर सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं होती है कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसा आया। लेकिन हमें, हमारा क्या फर्ज है? हमारा ये फर्ज होता है कि हम यहाँ पे प्रॉपर वे में, अगर आप कोई चीज, इकोनॉमी छोड़ो, इफ यू आर स्टडीइंग एसएसटी, आप साइंस पढ़ रहे हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप उर्दू पढ़ रहे हो, यू मस्ट नो आप ये क्यों पढ़ रहे हो। हर किसी चीज के पीछे अगर आपको लॉजिक पता है, व्हाई यू आर स्टडीइंग दीस थिंग्स, आपको जिंदगी में कोई रोकेगा ही नहीं। कोई सब्जेक्ट है, कोई चैप्टर है, कोई यूनिट है, कोई टॉपिक है, यू मस्ट नो व्हाई, हम ये क्यों। और जब आपको, मेरी बात ध्यान रखना, आदिल सर मेरा नाम है, मेरी बात ध्यान रखना, अगर आपको व्हाई का जवाब पता है हर किसी चीज का, आप जिंदगी में कभी भी नहीं रुक सकते और आप मंजिल की ऊंचाइयों पे पहुंचोगे, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आगे भी है, यहां से अब हमारा चैप्टर प्रॉपर वे में स्टार्ट होता है। ये मैंने अपने आप से नहीं बताया, आपकी बुक में लिखा है प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टेरिशरी क्या होता है। कोई ऐसे सर को भी स्टार्ट नहीं किया आपने। मैं प्रॉपर वे में आपके लिए ग्राउंड बना रहा हूं। ये इकोनॉमी में लिखी हुई है, वेरी फर्स्ट चैप्टर पे चैप्टर खोलो, वहां पे लिखा है, ये एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है, इकोनॉमी, जीडीपी, स्कैट्स वहां पे दिया गया है, वहां पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी दिया गया है। एंड देन वी हैव द इकोनॉमी ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। अब देखिए, ट्रेडिशनली जम्मू एंड कश्मीर, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर नहीं, दुनिया की हर कोई कंट्री, नॉट ओनली द एशियन, एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेडिशनली दे आर एग्रेरियन कंट्री। एग्रेरियन, यूटी। अब एग्रेरियन का मतलब क्या होता है? दैट डील्स विद द, जो किसके साथ डील करते हैं? जो एग्रीकल्चर के साथ वहां पे डील करते हैं। हाउएवर ओवर द टाइम मनी अदर सेक्टर्स हैव बीन इवॉल्व, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, प्राइमरी सेक्टर वाज कंट्रीब्यूटिंग नियर अराउंड 50%, लेकिन अभी उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम हुआ है, द ग्रोथ ऑफ यूटी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमने वहां पे ये पढ़ा था, प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करके दे रहा था, हमने ये पढ़ा सेकेंडरी सेक्टर। एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारा ये वाला है, दिस, ये स्किप हो गया हमारा, फिर भी आप याद रखेंगे, जो हमारा ये वाला सेक्टर है, इट इज कंट्रीब्यूटिंग 40 और 54 to 57% टू द जीडीपी। ये मैं बताना स्किप हो गया था, ये आपका इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं आपको, you must know this sector is contributing 54 to 57% of the GDP। जब उसके बाद हम यहाँ पे we are discussing this slide। अब हमने इंडिया का पढ़ा, इन जनरल अपनी कंट्री का, यहाँ पे जो मैंने ये दिया है, ये हमारी अपनी स्टेट का है, स्टेट नहीं, हमारी अपनी यूनियन टेरिटरी का है। हमारा यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर 21%, थोड़ा सा ज्यादा है, सेकेंडरी सेक्टर 22% एंड टेरिशरी सेक्टर सबसे ज्यादा यहाँ पे टेरिशरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करके एट द नेशनल लेवल एंड एट द यूटी लेवल। टेरिशरी सेक्टर इज, ये हमारा क्या है, इट इज लीडिंग। ये क्या कर रहा है, ये हमारा यहाँ पे लीड कर रहा है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है ना। कितना एग्जाम में आ सकता है, विच सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर 21, सेकेंडरी 22, टेरिशरी 57, 21, 22 एंड 57%। समझ आया। देन उसके बाद जब मैंने आपको बताया था हमारी कंट्री जो है, वी आर हैविंग 4 ट्रिलियन इकोनॉमी राइट नाउ, इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट एंड फोर्थ, एंड जो हमारा जीडीपी का वैल्यू है 4 ट्रिलियन। और अगर हम जेएनके की बात करेंगे एट द
ईयर 2014 एंड 15 जो हमारा टोटल स्टेट जीडीपी है दैट वाज 45,126.30 करोड़ रुपीस। 30 करोड़ रुपीस हमारा यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट करके दे रहा था। कितना? 45,126 करोड़, 45,126 ये हमारी। लेकिन आज की नहीं, ये 26 की बात नहीं हो रही है, ये हमारी बात हो रही है 2024 एंड 25। और हमने इसको किस पे कंपेयर किया? वी आर कंपेयरिंग विद द बेस ईयर प्राइस। ये बेस है क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं आप कितना ग्रो हुई हो, आप क्या बताओगे? लास्ट साल से मैं थोड़ा सा ग्रो हुआ हूँ, जितना मैं 8th में था या जितना मैं 7th में, उस वक्त में इतना छोटा सा था, लेकिन अभी मैं ठीक ठाक ग्रो हुआ हूँ, ठीक है ना। हम टीचर को कुछ भी बता सकते हैं, जैसे मैक्सिमम बच्चे करते हैं। लेकिन आपने कैसे पता? यू आर कंपेयरिंग डिफरेंट ईयर्स। आपकी इंटेलिजेंस कितनी बढ़ गई है? यू आर कंपेयरिंग विद द पास्ट ईयर्स। इन द सेम वे हम यहाँ पे इसको पास्ट ईयर के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे थे। देन उसके बाद इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट पर कैपिटा इनकम। अब हमारे पास यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है, दैट इज वी हैव पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट द पर कैपिटा इनकम ऑफ यूटी हैज डिक्लाइंड बाय अप्रॉक्सीमेटली, कितना ये डिक्लाइन हुआ है? 2.66% एट कांस्टेंट प्राइसेस इन द सेम पीरियड। किस पीरियड में? 2014 एंड 15। देखिए ये तो समझ आया ना, पर कैपिटा इनकम हैज डिक्लाइंड बाय 2.66%। पर कैपिटा इनकम होता क्या है? इनकम पर ईयर, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। पॉपुलेशन कितनी है, इनकम कितनी है, हम उसका डिवीजन करेंगे, दैट इज पर कैपिटा इनकम। मैं आपको सिंपल बताऊंगा, अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और मैं आपको बताऊंगा इन 100 बच्चों में हमें क्या करना है? 1000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना आएगा पर बच्चा? पर बच्चा हमारा कितना आएगा? 10 रुपए पर बच्चा आ जाएंगे। दैट इज पर कैपिटा इनकम पर ईयर। दिस पर कैपिटा इनकम इट इज आल्सो, हाँ देखिए, वी वर डिस्कसिंग दैट इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट पर कैपिटा इनकम ऑफ यूटी हैज डिक्लाइंड बाय अप्रॉक्सीमेटली 2.66%। ये भी मैंने आपको बताया पर कैपिटा इनकम क्या होता है। क्या होता है पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम इज इनकम पर। दैट मींस इन दिस स्लाइड हमने ये पढ़ा, जो हमारी जीडीपी है या जो हमारी इकोनॉमी है जम्मू एंड कश्मीर, इट इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। बट एग्रेरियन इकोनॉमी एक्चुअली मींस जहां पे हमारा लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है दैट डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, सिंपली एग्रेरियन इकोनॉमी। देन उसके बाद मैंने आपको बताया जो हमारी 2024-25 ये आपकी बुक पे डेटा दिया गया है, अकॉर्डिंगली मैं आपको भी बता रहा हूं। इट इज 45,126 करोड़ रुपीस एंड देन पर कैपिटा इनकम डिक्लेयर्ड इन द सेम पीरियड दिस लेवल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नाउ वी विल डिस्कस, अब यहाँ से आपका लेक्चर इन डिटेल वे में स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज, जो मैंने आपको बताया था पहला, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। हमारी सिलेबस याद कीजिए, जो हमारा यहाँ पे पहला था हियर, जो हमने पहला जो यहाँ पे बताया था कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सेक्टर्स, ये वाली हेडिंग हमने कंप्लीट की। अब हम क्या करेंगे? वी विल नाउ स्टडी द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड देयर वी गो। ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है ना। अब प्राइमरी सेक्टर, एक सेकंड है, ये जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर एक और सेक्टर प्राइमरी सेक्टर क्या होता है हमारा? ये हमारा एक ऐसा सेक्टर होता है दैट डायरेक्टली, जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, दैट डायरेक्टली यूजेस द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। हम यहाँ पे सॉइल का यूज कर रहे हैं टू ग्रो द क्रॉप्स, हम यहाँ पे ग्रास का यूज कर रहे हैं टू फीड आवर कैटल, हम यहाँ पे दिस राइट सॉइल का यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस टी, टू प्रोड्यूस शुगर केन, टू प्रोड्यूस कॉफी, टू प्रोड्यूस वेरियस अदर कॉटन, सिल्क, हर कोई चीज हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। इट इज देयरफॉर also called as agriculture and allied activity। ये देखिए कैसे
बड़े मजे से यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही है, ठीक है ना। अगर मुझे पता है किस चीज की यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही है, ठीक है, ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। उसके बाद ये आपको याद रखना है, आप क्या करेंगे अपनी नोटबुक पे एज इट इज ये सारे पॉइंट्स आप राइट डाउन करोगे। ये एशियन क्लासेस का लोगो मैंने खुद बनाया है। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे मेन एग्रीकल्चर, देखिए बेचारे फार्मर्स ऐसे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर उनके साथ क्या होता है, यू नो इट वेरी वेल। अभी एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज में क्या आ जाएगा, पहला हमारा यहाँ पे डेयरी फार्मिंग, मिल्क प्रोडक्शन, इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। Then we have this dairy products. उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री पे रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, फॉर वूल के लिए यूज करते हो, मिल्क के लिए यूज करते हो, मीट के लिए हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। Then we have पोल्ट्री फार्म में रेयरिंग ऑफ बर्ड्स, एग्स फॉर द एग्स एंड मीट। उसके बाद फिश एक्वाकल्चर के लिए। Then बी कीपिंग पे हमारे पास यहाँ पे आ जाता है हनी प्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन। Then सेरिकल्चर, rearing of silkworms, agricultural marketing, how we can sell the agricultural products, how these mandi workers, वो हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आ जाता है। उसके बाद में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड यहाँ पे हमारा और एक आ जाता है फॉरेस्ट्री। ये हमारा एग्रीकल्चर है, ये यहाँ पे नहीं दिखा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये हाँ एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा ये हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर के बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर के बाद यहाँ पे हमारा फॉरेस्ट्री आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, ये हमारा एग्रीकल्चर, वहां पे हमारा फॉरेस्ट्री है, ये हमारा हॉर्टिकल्चर के बाद एक फॉरेस्ट्री हमारा आ जाता है। ये होता है एग्रीकल्चर। अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट्री में यहाँ पे वुड को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ये हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री है, ये हमारा हॉर्टिकल्चर। अच्छा, हॉर्टिकल्चर किसके साथ डील करता है, हॉर्टिकल्चर में हम फ्रूट्स को यहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद वी हैव दिस जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, मार्क्स इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर मैंने आपको बताया दैट यूजेस द नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस, that deals with the agriculture and its allied activities, and these are some of the points that explain the importance of primary sector. The first is it provides livelihood to a large part of the population. अगर आप देखोगे आपकी NCERT ने लिखा है near around 80% of the population in Jammu and Kashmir directly depends on agriculture, directly or indirectly हमारी जो पॉपुलेशन है ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और अगर हम बात करेंगे जो हमारा इंडिया है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है मोर देन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डायरेक्टली एंगेज्ड, दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड फ्रॉम द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे इट सप्लाइज फूड, जो मैंने अभी आपको बताया, आप फूड के बिना जिंदा नहीं रह सकते। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, चलिए लेकिन these are the primary things, without food ना ही हमारा सेकंडरी ह्यूमन ना ही ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर पाती। देन थर्ड वी हैव टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू वेरियस इंडस्ट्रीज। आपने ज्योग्राफी में एक चैप्टर पढ़ा होगा दैट इज दिस मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ते हैं अबाउट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, अगर आपको याद होगा। एंड दोस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो तभी फ्लोरिश होती है जब इनको यहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट जनरेट्स रूरल एम्प्लॉयमेंट। जो हमारे अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं जिन बेचारों को कोई काम नहीं आता है, दे कैन आल्सो अर्न देयर लाइवलीहुड इन द रूरल इकोनॉमी थ्रू दिस एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू इनकम। अब इनकम में कितना कंट्रीब्यूट करके दे रहा है, 16 to 18% एट द नेशनल लेवल एंड 21% एट द यूटी लेवल। यूटी में हमारा 21%, वहां पे हमारा 16 to 19%, 16 to 18%। देयर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स आर ट्रेडेड आउटसाइड। ये तो सही है, हमारे एप्पल बाहर जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट हमारा बाहर जा रहा है, हमारे ड्राई फ्रूट्स बाहर जा रहे हैं, और हमारा सैफरन बाहर जा रहा है। दैट इज हाउ वी आर अर्निंग a huge revenue from these activities. Then it supports
जो मैंने अभी आपको बताया, इट सपोर्ट्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फिर से हम बताएंगे, पहला पॉइंट, इट हेल्प्स पीपल टू अर्न द लाइवलीहुड, ठीक है ना। 80% हमारी पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन किसके, एग्रीकल्चर। देन सेकंड, इट सप्लाइज फूड। थर्ड, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है टू द वेरियस इंडस्ट्रीज। एंड द फोर्थ, इट जनरेट्स रूरल एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड करती है। एंड देन फिफ्थ, ये क्या करती है, इट कंट्रीब्यूट्स इनकम। देन उसके बाद एग्रीकल्चर एंड अलाइड जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है, वी कैन ट्रेड दोस प्रोडक्ट्स एंड वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा, इट सपोर्ट्स वेरियस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। और मेरी एक बात याद रखोगे, अगर आपको पहले ऐसा ना, लेकिन इन जानने में आपको बताऊंगा, मेन 2 पॉइंट्स आपको कौन से याद रखने हैं इन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ, चाहे प्राइमरी है, चाहे हमारा सेकेंडरी है, या चाहे हमारा टेरिशरी है, कौन से 2 पॉइंट्स आपको पता होनी ही होनी चाहिए। एक, आप याद रखोगे ये आपको कितना इनकम अर्न करके दे रहा है, एंड एट द सेम टाइम यहां पे ये कितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है। ये 2 प्राइमरी इनके इंपॉर्टेंस है। ये क्या कर रहा है, इनकम अर्न करके दे रहा है, कितना यहाँ पे हमारा यूथ, हमारी वर्किंग पॉपुलेशन कितनी ज्यादा यहाँ पे एंगेज है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बाद हमने बताया था एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर इज ट्रेडिशनली been one of the important, ये हमने बताया इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे याद करूँ, एक मिनट है, मैं आपको दिखाता हूँ, सेकंड। देखिए, ये जो हमारा ये वाला स्लाइड कहाँ गया, इस पर एक सेकंड, we have this, जो आपका ये है, ये वाला। हाँ, अगर मेजर क्रॉप्स की बात हम करें कि मेजर क्रॉप्स हमारे पास यहाँ पे राइस है, मैं लिख के रखता हूँ, ये आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा एनोटेशन दिया रहा है। राइस के बाद वी हैव मेज, मेज के बाद वी हैव वीट, वीट के बाद वी हैव पल्सेस, जो हमारे बुक में दिया गया है, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अब ये तो हमारे हो गए मेजर क्रॉप्स, लेकिन मेजर क्रॉप्स के साथ आपको क्या याद रखना है, क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया। जब भी मैं एग्जाम करता हूं 10th क्लास का, चाहे हमारे बोर्ड पेपर्स हो या चाहे मेरा क्लास टेस्ट हो, या इवन बहुत सारे बच्चों से मैं बात करता हूं आफ्टर द एग्जाम, एक क्वेश्चन उनको गलत हो जाता है, दैट इज दिस क्रॉप्स, कौन सा क्रॉप किस सीजन में ग्रो होता है। आप एक काम करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे पिक्चर आपके लिए एक क्लास स्पेशली आपके लिए बनाई है, ये आप एज इट इज याद रखेंगे। अब देखो, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्रॉप सीजन की। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये उम्र भर याद रहेगा। द फर्स्ट वी हैव खरीफ सीजन, सेकंड वी हैव रबी सीजन, एंड थर्ड वी हैव ज़ैद सीजन। 3 सीजन आप कैसे याद रखेंगे, सर हमें तो कंफ्यूजन हो रहा है, खरीफ क्या होता है, रबी क्या होता है, ये तो कभी हमें समझ में नहीं आया। मुझे एक बात बताइए, मुझे बताइए, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो विंडोज में हमारी जमीन बहुत ही ज्यादा गीली रहती है कि नहीं रहती है, गीली रहती है क्योंकि बारिश भी पड़ती है और यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। अब गीली जो हमारी सॉइल है, वेट सॉइल को कश्मीरी में क्या बोला जाता है, राहुल क्या बोला जाता है, रिमेंबर दिस पॉइंट, वेट सॉइल को कश्मीरी में रब बोला जाता है, ये आपको 100% पता होगा। अब रब से आप याद रखोगे रबी क्रॉप, दैट मींस रबी क्रॉप्स रब क्रॉप ये होती है विंटर्स में, रबी क्रॉप्स आर दोस क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन कहां पे, जो हमारे विंटर्स में ग्रो होते हैं। समझ आया, रब से आप याद रखोगे रब फॉर विंटी, रब फॉर विंटर एंड रब फॉर रबी क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स। अब उसके अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पे खरीफ, खरीफ सिंपली अगर ये विंटर है, खरीफ हमारा समर हो गया, एंड इन द एंड वी हैव यहाँ पे हमारे ज़ैद क्रॉप्स आ जाएंगे। ज़ैद हमेशा बीच में आ जाता है, ऐसे आप याद रखोगे। अब ये किसके बीच में आएगा, ये विंटर और रबी क्रॉप्स के बीच में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये बात आप याद रखोगे। समर क्रॉप्स आप क्या याद रखोगे,
ये मानसून क्रॉप्स, समर क्रॉप्स, आप इसको कैसे याद रखोगे? तो इनके बीच में इन अगर यहाँ पे देखेंगे सोइंग सीजन जून जुलाई और इसका हार्वेस्टिंग सीजन अक्टूबर सितंबर अक्टूबर हार्वेस्ट, इसलिए इनको मानसून कभी कभार समर भी बोला जाता है, समर सीजन। और यहाँ पे मैंने समर क्यों लिखा कि ये भी मोरालस समर्स में ही ग्रो होते हैं हमारे यहाँ पे। अब इसमें कौन कौन सा है मेजर? आप दो, अगर कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा, दो क्रॉप्स आप जो हर साल एग्जाम में ज्योग्राफी से, अगर मैं इकोनॉमी की बात न करूं, ज्योग्राफी की बात करूं, ज्योग्राफी में हमारे पास दो क्रॉप्स आ जाते हैं। एक है यहां पे आप याद रखोगे राइस और आप यहां पे याद रखोगे मेज। अगर आप मेरी क्लास में होते मैं आपको एक ट्रिक बताता जिससे सिर्फ यही क्रॉप्स नहीं, जितने भी हमारे पास रबी क्रॉप्स है और जितने भी खरीफ क्रॉप्स है आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलते। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे इनक्लूड करूंगा तो लेक्चर हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हम ज्योग्राफी को स्पेशली कराते हैं, ठीक है ना। लेकिन दो आप याद रखोगे मेज एंड दिस राइस, 100% या मेज एंड राइस आप याद रखोगे। जो हमारा मिस्टर है, मिस्टर हमारा खरीफ है। मिस्टर कौन है हमारा? मिस्टर हमारा यहाँ पे खरीफ है। एंड देन जो हमारा विंटर, विंटर में दो क्रॉप्स आप याद रखोगे, एक हमारा वीट और दूसरा हमारा बार्ली। ये दो आप 100% याद रखोगे। जो रबी क्रॉप्स है वीट एंड बार्ली, ये दो याद रखोगे। जब जिससे हमारे पास वाटरमेलन आ जाता है, मस्कमेलन आ जाता है, कुकुम्बर आ जाता है, कुकुम्बर आ जाता है, बिट पेपर आ जाता है, पंपकिन आ जाता है। दीज आर आवर जो हमारे कौन से क्रॉप्स है, जो हमारे यहाँ पे ज़ैद क्रॉप्स है। आई होप आपको ये समझ आ जाएंगे। मानसून जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, समर क्रॉप्स, मेनली खरीफ क्रॉप्स होते हैं, वीट एंड राइस, रबी क्रॉप, विंटर क्रॉप्स यहाँ पे हमारा आ जाएगा वीट एंड बार्ली। एंड देन ज़ैद शॉर्ट ड्यूरेशन, मार्च से लेकर जून जुलाई तक, ये वो वाला सीजन होता है, ठीक है ना। ये बात आप पहले याद रखेंगे। उसके बाद वी हैव नाउ जो हम अब क्या करेंगे, अब हम इन्हीं सभी क्रॉप्स को यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। किस क्रॉप की क्या इंपॉर्टेंस है। राइट नाउ मैं आपको फिर से याद दिला दूं, वी आर डिस्कसिंग द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वो हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद आपकी बुक में लिखा है, पहले क्रॉपिंग पैटर्न लिखा होगा, एक छोटी सी लाइन है। अब मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट क्यों किया, क्योंकि ये इतनी जल्दी नहीं खत्म होता है। जब हमारा लेक्चर होता है डिटेलिंग होती है इस चीज की, शॉर्ट दिया है, हमने इसको शॉर्ट ही रखा। आपने ऑलरेडी ये ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। उसके बाद जो हमारा राइस है, अब राइस कौन सा क्रॉप है, अब आपको याद रहेगा, याद रहेगा 100%। अब आपको ये याद रहना चाहिए जो हमारा राइस है, राइस हमारा पहला पार्ट याद रहेगा खरीफ क्रॉप। एक क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द आइडियल conditions for the growth of rice and wheat। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है, मुझे ये बता के रखोगे व्हाट आर द आइडियल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस एंड व्हीट। और अगर नहीं बताओगे अपनी लेक्चर कॉपी पे लिख के रखना, फिर जब एग्जाम होगा उस वक्त मैं वापस आ जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा मैंने आपको ये क्वेश्चन क्यों बताया था। व्हाट आर द आइडियल कंडीशंस, इसमें आपको प्रॉपर बोलोगे राइस कहां पे ग्रो होता है, कौन सी सॉइल पे ग्रो होता है, कौन सा क्लाइमेट, क्या क्लाइमेट होना चाहिए, रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, टेंपरेचर कितना होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आप मुझे बता के रखोगे। एंड देन वी आर डिस्कसिंग हमारा इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइस हमारा मोरल में दोनों जगहों पे कल्टीवेट किया जाता है, इन जम्मू डिवीजन एंड इन कश्मीर डिवीजन, दोनों डिवीजनों में हमारा राइस यहाँ पे ग्रो होता है। देन जम्मू प्लेन्स मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स है आर इंपॉर्टेंट राइस ग्रोन एरियाज। राइस इज एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड, हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर वैली है वहां पे भी राइस ग्रो किया जाता है। देन उसके बाद बास्केट ऑफ राइस of the Jammu region is particularly famous for its aroma and quality। देखिए हाँ यहाँ पे हमने ये लिख के रखा है, Anantnag is popularly known as the rice bowl of Kashmir।
अब देखो बेटा यहाँ पे डाउट होता है, 3 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। एक हमारा है अनंतनाग, सेकंड वी है कुलगाम, पहले हम अनंतनाग नहीं पहले कुलगाम लिखेंगे। एक हमारा है यहाँ पे कुलगाम, हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट। देन जो जहां पे मैं पढ़ाने जाता हूं अनंतनाग, एंड देन थर्ड पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। एट फर्स्ट Anand Kashmir was known as rice bowl of Kashmir, नहीं कुलगाम, कुलगाम was known as rice bowl of Kashmir। पहले बिफोर, अभी तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एप्पल्स ज्यादा ग्रो होते हैं, जो हमने अपनी लैंड को कन्वर्ट किया, राइट नाउ वी आर ग्रोइंग द एप्पल्स। ये तो खत्म हो गया, इसका जो ताज ही छूट गया। अब आपकी बुक में क्या लिखा है, आपकी बुक में लिखा है अनंतनाग इज द राइस बाउल ऑफ, ये राइस बाउल, एक सेकंड है, ये अनंतनाग इज द राइस बाउल ऑफ किसका, कश्मीर का। लेकिन ये तो आपकी बुक में दिया गया है। अगर हम रिसेंटली बात करेंगे, करंट देखेंगे, देन इट इज पुलवामा। इन द ईयर 2020 20 लास्ट ईयर चेंज हुआ था, आपकी बुक में अनंतनाग दिया है, लेकिन अब एग्जाम में अनंतनाग ही लिख दिया, क्योंकि जो बोर्ड वाले होते हैं वो बुक देख के मार्किंग करते हैं जो बुक में लिखा होता है। लेकिन अगर आप अपडेट होना चाहते हो देन याद रखेंगे, राइट नाउ पुलवामा इज द, पहले कुलगाम था, कुलगाम के बाद अनंतनाग, एंड अभी कौन सा है ये, अभी हमारा यहाँ पे ये पुलवामा है। उसके बाद हम बासमती राइस, फाइन ये क्वालिटी का जो राइस है, जो हमें सिर्फ शादियों पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। देन यहाँ पे बासमती कल्टीवेशन इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद एरियाज अंडर आरएसपुरा। ये आरएसपुरा कहाँ पे है, ये हमारा जम्मू में है। व्हाट इज आरएसपुरा, आरएसपुरा का मतलब होता है रणबीर सिंह पूरा, ठीक है ना। कहां पे, जम्मू में। एक बार ये एसएसबी के क्वेश्चन में भी आया था कि जो हमारा बासमती राइस है जम्मू एंड कश्मीर में किस एरिया में ये ग्रो होता है, इट इज ग्रोन इन आरएसपुरा, रणबीर सिंह पूरा। फिर उसके बाद वी हैव, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की यहां पे बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वी हैव दिस, होल्ड अ सेकंड, यहां पे ये हमारा ये हो गया, और देन एक सेकंड, हाँ ये हमारा 40 वाला हो गया दिस। राइस के बाद जो हमारे पास सेकंड है, सेकंड वी है मेज। अब मेज की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, मेज भी हमारा क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप। इट इज कल्टिवेटेड सीवियरली इन हिली एंड प्लेन रीजन्स। हिली में भी जो मुगल है, जम्मू एंड कश्मीर हिली रीजन एंड प्लेन एरियाज। इंपॉर्टेंट मेज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स कहां पे, उधमपुर, डोडा, राजौरी, कुपवाड़ा एंड अनंतनाग। यहाँ पे हमारा ज्यादातर क्या ग्रो होता है, यहाँ पे हमारा मेज ग्रो होता है। एंड मेज इज यूज्ड एज फूड भी यूज होता है, एनिमल को भी हम ये देते हैं, फीड के लिए भी यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज के लिए भी यहाँ पे मेज हमारा यूज हो जाता है। ये हो गया हमारा सेकंड। फर्स्ट दो हमारे दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्रॉप्स थे, वो हमने डिस्कस किए। देन उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट भी है, थोड़ा सेकंड, उसके बाद हमारा 15 स्लाइड ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वी हैव दिस थर्ड बीट, होल्ड अ सेकंड, मेजर, हाँ यहाँ पे अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब हमारा वीट आ जाएगा। वीट, अब वीट कौन सा क्रॉप है, वीट हमारा रबी क्रॉप है, इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप, पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ जम्मू। ज्यादातर वीट कहां पे ग्रो होता है, ज्यादातर वीट हमारा जम्मू रीजन में ग्रो होता है। एंड वन मोर पॉइंट आप याद रखेंगे, जो हमारा वीट है, वीट हमारा रबी क्रॉप कंसीडर किया, कंसीडरिंग रबी क्रॉप। देन लास्ट आपका pulses. Pulses are important source of protein. They are generally cultivated during, काफी कल्टिवेट किया जाता है खरीफ सीजन एंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब राइस की वैरायटी जो हमारे यहाँ पे पल्सेस है, पल्सेस में कौन कौन सी वैरायटीज ग्रो होती है। जो हमारी पहली वैरायटी है राजमा, जिसको हम राजमा बोलते हैं, रेड किडनी जिसको बोला जाता है, रेड किडनी बीन्स। देन मूंग, मूंग के बाद में है मिर्च।
4 क्रॉप्स आपकी बुक में दिए गए हैं। एक राइस दिया गया है, राइस आप याद रखोगे खरीफ क्रॉप, राइस आप याद रखोगे जो हमारे यहाँ पे आर्स में सबसे ज्यादा ग्रो होता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड रबी खरीफ क्रॉप था दैट वी हैव मेज। मेज आपको मैंने डिस्ट्रिक्ट बताए हैं, उधमपुर बताया है मैंने, वो आप याद रखोगे। एंड देन उसके बाद मैंने आपको खरीफ ये रबी वीट इज ए रबी क्रॉप। ये पल्सेस हमारे क्या है, पल्सेस हमारे यहाँ पे रबी खरीफ क्रॉप्स कंसीडर किए जाते हैं। 3 क्रॉप्स, एक हमारा राइस, दूसरा हमारा यहाँ पे मेज एंड थर्ड हमारा यहाँ पे वी हैव पल्सेस। These 3 are ये हमारे कौन से क्रॉप्स है, ये हमारे खरीफ क्रॉप्स है। एंड देन जो हमारा वीट है, वीट हमारा रबी क्रॉप है। ये किसके बारे में था, ये हमारा अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमारा जो था वी हैव दिस क्रॉप्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही थी। अब अगर हमारा यहाँ पे क्रॉप्स हो गया, देन जो आपका नेक्स्ट स्लाइड होगा दैट इज हमारा हो गया वीट। वी हैव दिस ग्रीन रेवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, हम याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सेकंड, एक सेकंड ठहरिए। हाँ, वी हैव दिस ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे। अब देखिए छोटी सी हेडिंग लिखी है, एक बॉक्स दिया गया है अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन। मैंने कुछ डिटेलिंग इसमें ऐड की है, ये आप क्या करोगे एज इट इज अपने नोट्स में ऐड करोगे। ग्रीन रेवोल्यूशन से ब्रॉड प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। डेट आप याद रखोगे, इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया गया था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च क्यों किया गया था, ताकि जो हमारे यहाँ पे फूड ग्रेन्स है, जो हमारे यहाँ पे फूड ग्रेन्स है, उनकी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ जाए। हमें अपनी फूड सप्लाई को इंक्रीज करना था। और जो टारगेटेड फूड प्रोडक्ट से वो कौन से थे, स्पेशली ये हमारा आया किसमें, ये हमारा वीट पे आया। वीट के बाद ये जो मेन थे राइस, और उसके बाद थर्ड मेज। देखिए जो मेन 2 क्रॉप्स थे जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टारगेट में थे, दैट वाज वीट एंड राइस। क्यों लाया गया, ताकि हमारी फूड प्रोडक्शन बढ़ जाए, इंडिया सेल्फ सस्टेन्ड बन जाए। राइट नाउ इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। फैब में ही चेंज हुआ है, फैब से पहले चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस था, लेकिन राइट नाउ इट इज इंडिया। मुझे पता है आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा अबाउट दिस चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस, लेकिन चाइना नहीं है। रिसेंटली चेंज हुआ है, फैब में चेंज हुआ है। जो मेरी क्लास के बच्चे हैं उनको मैंने बताया है, चेंज हुआ है अभी हमारा इंडिया। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में ऐसा क्या हुआ, रातों रात हमारी फसल यहाँ पे बढ़ गई। वी यूज द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हमने यहाँ पे नए फर्टिलाइजर्स, नए सीड्स का यहाँ पे हमने यूज किया। प्रोग्राम वाज प्राइमरीली स्टार्टेड कहाँ पे, मेनली पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद हमारा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, वो आप याद रखोगे। मेनली कौन सी स्टेट, हमारी स्टेट पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद वेस्टर्न यूपी आप याद रखोगे। ये हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। द प्रोग्राम द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग, ये बताया मैंने, the intention was to attain self-sufficiency in the food grains and to move from subsistence to commercial farming. Now मुझे आप क्या करोगे, you will answer me in the comment section what is subsistence farming and what is commercial farming। ये आप मुझे comment section में बताओगे, ठीक है। subsistence farming क्या होता है, commercial farming क्या। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप मुझे क्या करोगे, जो आप मुझे यहाँ पे आंसर में बताओगे, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू राइट डाउन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, देन इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन की टर्म किसने दी थी और कौन से मेजर क्रॉप्स में लाया गया है। ये 4 मार्क दिस इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में आ जाए, जरूरी है कि आपको यहाँ पे कितना पता है और कितना बताया गया है, ठीक है ना। जो हमारा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन याद रखोगे, नॉर्मन बोरलॉग इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन,
जो इंडिया में है, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन को एक रियलिटी शेप दी, दैट वाज एम एस स्वामीनाथन। लेकिन टर्म जिसने की है, टर्म विलियम गॉड इज द पर्सन who used the term green revolution. And then the major crops, wheat, rice, wheat and rice was the highest production jumps ये यहाँ पे शो कर रहे थे। What is green revolution? Green revolution was introduced to increase the food supply of major crops. Who are the major crops? Food major crops rice, राइस के बाद व्हीट, एंड व्हीट के बाद हमने फिर कौन से लाया, हमने फिर यहाँ पे मीज के बारे में सोचा। एंड देन कौन सी टारगेट स्टेट थी, पंजाब था। पंजाब के बाद वी हैव दिस ईस्ट और वेस्टर्न यूपी और हरियाणा। एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग, इंडियन स्वामीनाथन। एंड देन जो हमारा टर्म इज पायनियर्ड बाय विलियम गॉड। एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या किया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, मेरी सारी बातें आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको सच में मेरा जो इनिशिएटिव है, मेरा जो लेक्चर है समझ आया, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। बाकी जो हमारी रिमेनिंग स्लाइड्स है, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दोस स्लाइड्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक यू।